हेलो टू एवरीवन। जो आज का जो टॉपिक है वो बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 यूजिंग द फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। मेन बात आती है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू विटामिन B12 की सिंथेसिस करनी है। अब अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन्स की, तो हमें पता है कि विटामिन्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं हमारी डाइट के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या ग्रोथ के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ऑल विटामिन्स, जितनी भी विटामिन्स हैं उनकी सिंथेसाइज की जाती है प्रोटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। अब ये जो कंपाउंड हैं, विटामिन्स हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट का यूज़ करके या सप्लाई करके टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मीडियम हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन या यूटिलाइज कर सकते हैं। विटामिन B12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी कंपोनेंट है ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए। इसको हम विटामिन B12 को इसको कोबालमीन या साइनोकोबालमाइन भी कहते हैं। विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। अगर विटामिन्स की हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, सेकेंड फैट सॉल्युबल, राइट। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में एग्जाम्पल, हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विटामिन B12। जो अब विटामिन B12 का जो नॉर्मल अगर हम फंक्शन देखें तो ये ब्रेन या नर्वस सिस्टम के या ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेल्प जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हम विटामिन B12 को यूज़ करते हैं। हेल्प ये काम क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। अब अगर सपोज बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई या डाइट से हमें प्रॉपर तरीके से या फिर प्रॉपर तरीके से विटामिन B12 की सिंथेसिस नहीं हो पा रही, बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है, तो अब हो गई हमारी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी। तो इस टाइप की जो डेफिशिएंसी हुई है तो हम विटामिन B12 की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हुई है उसे एनीमिया बोलते हैं। अगर हम विटामिन B12 की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ देखो, स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, जो कि कोबाल्ट प्रेजेंट होता है जिसके चारों तरफ नाइट्रोजन बेस कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। 4 नाइट्रोजन बेस कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये 1 2 3 4 नाइट्रोजन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। 5th नंबर पर कोऑर्डिनेशन चेन में, यहाँ ये 5th नंबर अगर हम देखें, ये जो R ग्रुप प्रेजेंट है 5th नंबर पे है, तो यहाँ पर एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इस R ग्रुप पे साइनाइड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम इसे साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं। देन 1 2 3 यानी कि ये 4 लिंक हो गए, 1 नाइट्रोजन बेस, सेकेंड नाइट्रोजन बेस, थर्ड नाइट्रोजनस बेस, 4th नाइट्रोजनस बेस एंड 5th नंबर पर एक साइड चेन, R रिंग साइड चेन प्रेजेंट होती है, जहाँ पर हमारा साइनाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। 5th के बाद यहाँ पे 6 नंबर पर 6th कोऑर्डिनेशन साइड पर नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ 5,6 डाईमिथाइल बेंजीनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है प्यूरिन या पिरामिड बेस की जगह। यहाँ पे ये साइड जो चेन दिखाई दे रही है, ये हमारी 5,6 डाईमिथाइल बेंजीमाइड एजॉल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा विटामिन B12 का स्ट्रक्चर होता है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है।
अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 की प्रोडक्शन की कॉमर्शियल लेवल पर, तो कॉमर्शियल लेवल पर अगर हम विटामिन B12 की बात कर रहे हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा हम विटामिन B12 को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। प्राइमरी फर्मेंटेशन के द्वारा हम इनको ब्रॉड कल्चर यानी कि या ब्रॉड कल्चर के थ्रू इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। माइक्रो, अब अगर जो मेन चीज़ आती है कि अगर हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन चीज़ आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके थ्रू हम इनको या विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 की इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर प्रोडक्शन चाहिए तो यहाँ पे हम कुछ बैक्टीरिया, कुछ सम एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एसिडोबैक्टीरियम, एजोबैक्टर, अगेरोबैक्टीरियम, स्पेक्ट्रोमाइस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस एंड बैसिलस मेगाटेरियम। ये कुछ एग्जाम्पल हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिनका हम यूज़ करते हैं सिंथेसिस, विटामिन B12 की सिंथेसिस के लिए। अब मेन चीज़ आती है कि स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं साइनोकोबालामिन प्रोडक्शन के लिए। मेन पहली चीज़ होती है, रिक्वायरमेंट है हमें मीडियम की। सबसे पहले हमें मीडियम चाहिए जिस मीडियम में हम उसको ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा सकें। देन सेकंड, मीडियम का स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत है जिससे कि कोई अदर कंटामिनेशन ना प्रेजेंट हो, ठीक है। कल्चर बनाना, एनारोबिक फर्मेंटेशन, देन एनारोबिक फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड कराना। उसके बाद एरोबिक फर्मेंटेशन, कुछ जैसे कि अगर हम बात करते हैं 3 to 5 डेज़ की, तो लास्ट के डेज में हम एरोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है। देन जब हमारा पूरा का पूरा सामान बन गया, सामान मतलब हमारे विटामिन्स बन गई, तो उस विटामिन को आइसोलेट करना, ये रिकवर करना फ्रॉम द मीडियम, राइट। तो अब एक एक करके देखते हैं। अब अगर मुझे मीडियम बनाना है तो मीडियम के लिए सबसे पहले मुझे सोर्स चाहिए। सोर्स किसका? कार्बन सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, नाइट्रोजन सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं कार्बन सोर्स की बात करती हूँ तो कॉर्न स्टिप, ग्लूकोज, बीट मोलेजेस, सोयाबीन मील या ग्लूकोज बेस्ट सोर्स है टू प्रोवाइडिंग द कार्बन इन मीडियम। वहीं अगर मैं नाइट्रोजन सोर्स की बात करती हूँ तो अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बेस्ट नाइट्रोजन सोर्स हैं मीडियम में डालने के लिए। बट साथ के साथ में यहाँ पे हम कोबाल्ट भी मीडियम में मिक्स करते हैं। रीज़न ये है कि कोबाल्ट के थ्रू हमें मैक्सिमम यील्ड मिलती है कोबालमीन की, यानी कि विटामिन B12 की। क्लियर? कोबाल्ट और अदर सॉल्ट्स हम इसमें इसलिए मिक्स करते हैं जिससे कि हमें कोबाल्ट मीडियम में मिलेगा तो मैक्सिमम यील्ड हमें मिल जाएगी, राइट। अब बात आती है कि चलो देन प्रिपरेशन भी प्रिपरेशन कर लिया हमने, यानी कि हमने अपना जो मीडियम है उसे बिल्ड अप कराने के लिए प्योर अगार का यूज़ किया है, ठीक है। कल्चर में स्ट्रेप्टोमाइसिन ओलिवेसी को हमने इंक्यूबेट किया, ग्रो कराया 100 टू बिल्ड अप द प्योर अगार कल्चर में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन ओलिवेसी को इंक्यूबेट कराते हैं और ग्रोथ कराते हैं 100 to 200 ml में, ठीक है। इनमें सीडेड फ्लास्क को देन हम प्लेटफॉर्म पर रखते हैं मैकेनिकल सेकर पर इंक्यूबेशन टाइम पर। अब जब हमारा मीडियम बन गया, मीडियम को बनने के बाद हमें इसकी स्टेरिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या जो हमने मीडियम बनाया है उसे हम बैच मीडियम को 250 फ़ारेनहाइट तक हीट करते हैं फॉर 1 आवर्स के लिए। अगर हम वहीं कंटिन्यूस कल्चर मीडियम की बात कर रहे हैं तो 330 फ़ारेनहाइट
टेम्परेचर तक, उसे 13 मिनट्स तक इसको स्टीम, लाइव स्टीम प्रोवाइड की जाती है स्टेरिलाइजेशन के लिए। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, अदर फैक्टर्स की भी हमें ज़रूरत है जिससे कि प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके। टेम्परेचर 18 फ़ारेनहाइट तक, 18 फ़ारेनहाइट तक हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के टाइम पर। वहीं अगर मैं पीएच की बात करती हूँ तो पीएच में क्या है, 2 to 4 डेज के बाद माइसीलियम की लाइसिस होने लगती है, जिसकी वजह से पीएच इंक्रीज करने लगता है। पीएच को मेंटेन करने के लिए, यानी कि 5 पीएच तक मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते रहते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट का यूज़ करते हैं, या रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो पीएच है वो कम हो जाए। देन एरिएशन एंड एगिटेशन में इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों भी स्ट्रेप्टोमाइसिटीज की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। अब होता क्या है, जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही होती है तब फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म, तो उसमें हम एंटी फॉर्म एजेंट भी मिलाते हैं। रीज़न ये है, एंटी फॉर्म एजेंट फॉर्म को फॉर्म बनने से रोकता है। तो एंटी फॉर्म एजेंट हम लोग जो यूज़ करते हैं, डीफॉर्मिंग एजेंट, जैसे सोयाबीन ऑयल हुआ, कॉर्न ऑयल हुआ, लार्ड ऑयल या सिलिकॉन्स, ये अच्छे एग्जाम्पल है एंटी फॉर्म एजेंट की तरह यूज़ करने में फर्मेंटेशन प्रोसेस में। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये चीज़ तो हो गई कि टेम्परेचर देखना, पीएच, एरेशन, एगिटेशन या एंटी फॉर्म एजेंट के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसमें कोई कंटामिनेशन ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है कंटामिनेशन को रोकने के लिए। देन आता है जब हमारी सिंथेसिस हो गई फर्मेंटेशन प्रोसेस के टाइम पर, हमारा अब जो प्रोडक्ट है वो बन गया है। अब उस प्रोडक्ट को रिकवर करना है हमारे कल्चर में से। तो कल्चर के लिए कुछ स्टेप हैं, जैसे हीटिंग पहली स्टेप, सेकंड फिल्ट्रेशन, देन ट्रीटमेंट विथ साइनाइड, एडजॉर्प्शन ऑफ कोबालमीन, इल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये स्टेप्स हैं रिकवरी के लिए। सबसे पहले रिकवरी के लिए हम हीटिंग इफेक्ट डालते हैं, यानी कि मिक्सचर को बॉईल करके pH 5 पर, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, कोबाल अमीन है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में माइसीलियम से अलग हो जाता है। अब पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमारा जो कोबाल अमीन है वो अलग हो गया। इसके बाद हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। जो हमारे विटामिन B12 क्रिस्टलाइज फॉर्म में मिले हैं, अब उसको माइसीलियम को रिमूव करना है। माइसीलियम को रिमूव करने के लिए, क्योंकि माइसीलियम अनवांटेड सब्सटेंस है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम इसे साइनाइड के थ्रू, साइनाइड से ट्रीट कराते हैं, जो कि कोबाल अमीन को साइनो कोबालमाइन में कन्वर्ट कर देता है। साइनाइड की जब हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये साइनाइड कन्वर्ट कर देगा कोबालमाइन को साइनो कोबालमाइन में। देन उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ साइनो कोबालमाइन फ्रॉम द सॉल्यूशन। It is practiced by the passing it through an absorbent agent packed in column like charcoal या एक्सेट्रा। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ कोबालमाइन के बाद प्रोसेस आती है, देन आती है इल्यूशन की। इल्यूशन में साइनो कोबालमाइन को एब्जॉर्प्शन करने के बाद अकम्प्लिश्ड बाय द यूज ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल।
देन प्रेसिपिटेट हो जाता है और उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी प्रोसेस चलती है फर्मेंटेशन की विटामिन B12 को सिंथेसिस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।